हेलो दोस्तों, मैं शशांक एक बार फिर आप सभी का ब्राइट फ्यूचर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे थे फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, है ना। देखिए बच्चों, जनरली जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे प्रकाश का अपवर्तन के जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको मिलेंगे कि पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है, या किसी बाल्टी में रखा हुआ सिक्का या बीकर में रखा हुआ सिक्का ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है, या किसी बाल्टी में भरा हुआ पानी जिससे उसकी तली का ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देना। ये सारी जितनी भी घटनाएं हैं, सारी की सारी घटनाएं हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन से। प्रकाश का अपवर्तन, जितनी भी घटनाएं हैं सारी की सारी घटनाएं किससे संबंधित हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो जनरली जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो उसके एग्जाम्पल से ही आते हैं, मगर हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को या इस टॉपिक को पूरी डेप्थ में जाकर के समझें कि प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या चीज। चलिए एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं हम। जब कोई प्रकाश की किरण या फिर बोल सकते हैं इंसिडेंट रे, कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, कोई प्रकाश की किरण जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हो जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। अब देखिए यहां पर, यदि यह प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल मतलब रेयरर और सघन मतलब डेंसर, रेयर माध्यम से डेंसर माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। वास्तविक में उसे कुछ इस डायरेक्शन में जाना था, परंतु यह अभिलंब की ओर झुक गई। किस ओर झुक गई? अभिलंब की ओर झुक गई। अगर इसी को हम दूसरे तरफ से देखें, यदि उसी प्रकाश की किरण को हम किसी सघन माध्यम मतलब डेंसर मीडियम से विरल माध्यम में प्रवेश कराते हैं तो यह प्रकाश की किरण जिसे सीधी रेखा में जाना था वह अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जानी थी। इसका मतलब ये जो आपतन कोण अपवर्तन के बराबर होना था, परंतु यह किरण अभिलंब की ओर झुक गई, तो ये जो आपतन कोण है अब परावर्तन कोण से बड़ा हो जाएगा। परावर्तन कोण से क्या हो जाएगा? बड़ा। और यहां पर हमने देखा कि ये जो आपतन कोण था वो परावर्तन कोण से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि एंगल I इज ग्रेटर देन एंगल R। यहां पर जो परावर्तन कोण है वो आपतन कोण से छोटा होगा और यहां पर जो परावर्तन कोण है वो आपतन कोण से एंगल I इज लेस देन एंगल R।
ठीक है, यहां पर आपने ये देखा कि आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण से बड़ा होगा, परंतु जब इंसिडेंट रे सघन से विरल में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, और दूर हटने के कारण जो परावर्तन कोण है वो आपतन कोण से बड़ा कहलाता है, आपतन कोण से बड़ा कहलाता है। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात, कभी भी अगर कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम से में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। ठीक है, अगर हम दूसरे तरफ देखें तो यदि प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। देखिए, एक जनरल छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम समझते हैं कि ऐसा होता क्या है कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, या सघन से विरल में जाता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक छोटे से एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे कि डेली लाइफ की अगर मैं बात करूं, फिर हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज में भी समझेंगे। अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूं कि भाई ये एक छोटी सी गली है, क्या है, एक छोटी सी गली, और इस गली में मुझे इस लेफ्ट एंड से राइट एंड तक जाना है। कहां तक जाना है, राइट एंड तक जाना है। ठीक है, तो और इस गली में कहीं बीच में एक जगह मेला लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है। ठीक है, और मुझे इस रास्ते से इस पूरी गली को पार करना है। ठीक है, तो अगर मैं इस भाग की बात करूं, ये जो पहला भाग है ये अभी तो खाली है क्योंकि यहां पर तो कोई मेला नहीं है। ठीक है, मतलब यहां पर जो स्पेस है वो प्रॉपर स्पेस है, तो मैं यहां पर अपनी गाड़ी या फिर जैसे भी जा रहा हूं मैं बहुत आराम से सुविधाजनक माध्यम से निकाल सकता हूं। परंतु अगर मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं जहां पर ये मेला लगा हुआ है, अब यहां अगर मेला लगा हुआ है तो काफी सारी दुकानें होंगे, काफी सारे लोग होंगे जो इस मेले में इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है, इस मेले में इधर उधर घूम रहे हैं, तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। अब अगर मैं अपना वाहन इस भीड़ भाड़ वाले इलाके से लेकर जाता हूं तो मुझे अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी, अपनी स्पीड मुझे कम करनी पड़ी, स्पीड को मुझे अपनी स्पीड को कम करनी पड़ी, या अगर मैं ना भी चाहूं तो मेरी स्पीड तो मुझे कम रखनी ही पड़ेगी। अगर नहीं रखूंगा तो कहीं एक दो निपट ना जाए, है ना। इस कारण से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर मुझे अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी। जैसे ही मैं इस मेले वाले भाग को पार करूंगा तो फिर से अब यहां पर खाली इलाका आ गया जहां पर लोगों की संख्या कम है, जहां पर लोगों की संख्या कम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब जैसे यहां पर विरल माध्यम आ गया तो अब वापस से मैं अपनी स्पीड बढ़ा सकता हूं, खाली जगह में मैं अपनी स्पीड फिर से बढ़ा सकता हूं, है ना। तो देखिए आपने क्या देखा, जहां विरल माध्यम था, मतलब विरल माध्यम कुछ भी हो सकता है, वायु, निर्वात, जहां पर पार्टिकल बहुत कम हो, जहां पार्टिकल बहुत कम हो या ना के बराबर हो, जहां पार्टिकल बहुत कम हो या ना के बराबर हो। ठीक है, ऐसी जगह को क्या बोलते हैं हम, विरल माध्यम। अगर इसके बाद में दूसरी जगह पर आता हूं जहां सघन मतलब कि जहां पर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू लास्ट मीडियम। ठीक है, अब यहां पर अगर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होंगे तो ये सघन कहलाएगा, और यहां पर प्रकाश को गति करने में कठिनाई होगी, जिस कारण से उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वापस से अगर मेले से बाहर निकल जाएं तो हमें खाली रास्ता मिल जाएगा और वापस से हम अपनी प्रारंभिक गति पर आ जाएंगे। ठीक है, ये तो एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करी, या फिर इसी बात को हम टेक्निकल लैंग्वेज में समझें तो स्पीड ऑफ लाइट
इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट जो होती है दैट इज, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, c से, रिप्रेजेंट करते हैं किससे, c से। c इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, f इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, f इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि स्पीड, स्पीड कभी भी स्पीड डिपेंड करेगी तो किस पर डिपेंड करती है, लैम्डा पर। किस पर डिपेंड करती है, लैम्डा पर। ठीक है, तो स्पीड, स्पीड जो होगी वो कम होगी कब, जब प्रकाश विरल से सघन में आएगा, और स्पीड इंक्रीज हो जाएगी कब, जब प्रकाश सघन से विरल में आएगा। एक नोट पॉइंट और करके लिखेंगे कि कभी भी जब प्रकाश अपना माध्यम बदलता है, कभी भी जब प्रकाश अपना माध्यम बदलता है, या फिर हम ऐसे समझें कि वह विरल से सघन में आता है या सघन से विरल में आता है, तो उसके साथ कभी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती है, चेंज नहीं होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, चेंज नहीं होती है, चाहे वो विरल से सघन में आए, चाहे वो विरल से सघन में आए या सघन से विरल में आए। ठीक है, तो एक बार छोटा सा रिवीजन देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश की ऐसी घटना जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है या अभिलंब से दूर हटता है। तो प्रकाश अभिलंब की ओर कब झुकता है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाता है, और अभिलंब से दूर कब हटता है, जब वह सघन से विरल माध्यम में आता है। अब दोनों ही घटनाओं में अंतर क्या है, तो दोनों ही घटनाओं में अंतर यह है कि इसमें जब प्रकाश विरल से सघन में आता है तो उसका आपतन कोण बड़ा होता है किससे, परावर्तन कोण से, और जब प्रकाश सघन से विरल में आता है तो उसका आपतन कोण छोटा होता है किससे, परावर्तन कोण से। स्पीड कम हो जाती है विरल से सघन में, स्पीड बढ़ जाती है सघन से विरल में। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला कि जब फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जब फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इज डिपेंड ऑन वेवलेंथ। अगर स्पीड बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। अगर स्पीड कम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। या फिर अपोजिट बात करें, जब वेवलेंथ बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी, या जब वेवलेंथ कम होगी तो उसकी स्पीड भी कम होगी। जल्दी से नोट करें, इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए, इसके बाद हमें स्टार्ट करना है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम। ठीक है, अपवर्तन के नियम। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम। तो देखिए, जनरली दो ही नियम हैं इसके, अपवर्तन के नियम के, है ना। तो पहला नियम आपने पढ़ चुके हैं, किसमें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने इसका पहला नियम भी पढ़ा हुआ है। पहला नियम क्या है इसका, कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल पर होंगी, है ना, तीनों एक ही समतल पर होंगे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज lie on same plane, on same plane। इंसिडेंट रे, आपतित किरण
अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही समतल पर होंगे, एक ही समतल पर होंगे, एक ही समतल पर होंगे। इसका पहला नियम। और दूसरा नियम जो हमें पढ़ना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। स्नेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, वेयर म्यू इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, आई और आर आप जानते ही हैं, एक है आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। तो स्नेल्स लॉ ये बोलता है इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द रिफ्लेक्शन एंगल, टू द रिफ्लेक्शन एंगल, या हिंदी में देखा जाए तो यह आपतन कोण और परावर्तन कोण के अनुपात की ज्या, ये एक टेक्नोमेट्रिक टर्म है, ज्या के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है। जल्दी से इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ये दो नियम थे हमारे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के, है ना, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम थे, आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही समतल सेम प्लेन पर होना चाहिए। दूसरा है इंपॉर्टेंट स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्या है ये, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं इसको, अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक, है ना। इट इज द रेशियो ऑफ साइंस ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द रिफ्लेक्टिव एंगल। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं आपके लिए कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिख रहा हूं, या कुछ मटेरियल्स के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिख रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जाम्स में ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, है ना। तो स्नेल्स लॉ देखा था आपने, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब कुछ मटेरियल्स हैं, जैसे सबसे पहले तो वैक्यूम का अगर हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछें तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1। कितना होता है, 1। इसके बाद अगर हम बात करें एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा 1.0003। कितना होगा, 1.0003। याद रखना 3 और उसके सामने कितने बार, 3 बार 0। एयर के बाद वाटर, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, या फिर जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो 1.33 की जगह 4/3 भी यूज कर लिया जाता है। क्या यूज कर लिया जाता है, 4/3। इसके बाद वाटर के बाद बात करते हैं ग्लास की। किसकी, ग्लास। तो ग्लास का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, किसी को पता है ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है? हाँ, तो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना, 1.5। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे डायमंड। तो डायमंड का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो कितना होगा,
2.43 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, कितना होगा 2.43 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो ये जो है ये कुछ मटेरियल हैं जिनके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैंने लिख दिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं ये एग्जाम में, ठीक है, कि भाई पूछेगा कि वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है, पूछेगा आपसे कि डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, क्या आप ये जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो दिए हैं, इनको आप देख करके बता सकते हो कि कौन सा विरल है और कौन सा सघन है, मतलब कौन सा रेयरर मीडियम है और कौन सा डेंसर मीडियम है। क्या आप इनको देख करके बता सकते हो, है ना, कि वैक्यूम, भाई वैक्यूम में इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना 1, एयर में कितना 0.003। तो जनरली यहां पर क्वेश्चन अगर बनता है कि विरल माध्यम क्या है और अगर ऑप्शन लिखे हैं तो हम ऑप्शन से इनको आंसर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तब तक हम इसका आंसर नहीं कर सकते हैं जब तक हमें कंपेयर करने के लिए ना दिया जाए। अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि एयर और वाटर में कौन सा सघन है और कौन सा विरल है, तो एयर इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 1.0003 और वाटर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो है कितना 1.5। तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है इसलिए ये रेयर मीडियम हुआ, और वाटर जो है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने के कारण ये कौन सा है डेंसर मीडियम। अगर हमसे पूछ ले वाटर और डायमंड में कौन सा विरल माध्यम है और कौन सा सघन, तो हम सभी को पता है कि डायमंड का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 2.43 और इसका कितना है 1.5, है ना, तो ये कम है इसलिए ये रेयरर है और ये ज्यादा होने के कारण कौन सा मीडियम है डेंसर मीडियम है, ठीक है। चलिए, तो अब हमें पता चल गया कि रेयर और डेंसर मतलब विरल और सघन बताने के लिए हम किसी एक पर डिपेंड नहीं होंगे, हमें कंपेयर करने के लिए दूसरा मीडियम भी पता होना चाहिए कि भाई किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है और किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ठीक है। इतनी सी बात नोट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो हमने देखा था कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो प्रकाश की चाल कम हो रही थी और सघन से जब विरल में जा रहा है तो उसकी चाल क्या हो रही है बढ़ जा रही है ना। तो प्रकाश की चाल, हमने एक टर्म यूज किया क्या, चाल, स्पीड, है ना, क्या यूज किया था, चाल या उसकी स्पीड। चलिए, अब सबसे पहले ये जो चाल है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल के बारे में किसने बताया, तो एक वैज्ञानिक थे रोमर। क्या नाम था, रोमर। क्या नाम था, रोमर। एक वैज्ञानिक थे रोमर जिन्होंने सबसे पहले प्रकाश की चाल के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि प्रकाश की चाल जो है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। कितनी है इसकी चाल, इसकी चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसमें, निर्वात में। किसमें, निर्वात। निर्वात मतलब कि वैक्यूम। वैक्यूम में इसकी स्पीड कितनी होती है, वैक्यूम में इसकी स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यह जो इसकी स्पीड है वो ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु, ब्रह्मांड में कोई सी भी वस्तु हो उसकी, या किसी भी वस्तु में सबसे अधिक स्पीड प्रकाश के चाल की ही है। प्रकाश से ज्यादा स्पीड
अभी तक किसी भी वस्तु की नहीं मापी गई है। सबसे अधिक चाल किसकी होती है? प्रकाश की ही होती है। तो प्रकाश की चाल के बारे में सबसे पहले किसने बताया? प्रकाश की चाल के बारे में सबसे पहले बताया रोमर ने। और कितनी चाल बताई इसकी चाल बताई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसमें है ये? निर्वात में। अब प्रकाश की चाल हम डिफरेंट मीडियम में देखते हैं, अलग अलग मीडियम में इसकी चाल क्या होती है ना। तो सबसे पहले मैं इसको आरोही क्रम में जमा देता हूं। आरोही क्रम क्या होता है भाई? आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में। किसमें? बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे जो कम स्पीड होती है आरोही क्रम में, मतलब जो सबसे कम स्पीड होगी इसकी, प्रकाश की जो सबसे कम स्पीड होगी वो होगी ठोस में। किसमें? ठोस में, सॉलिड में। किसमें? सॉलिड में। सॉलिड ठोस से ज्यादा होगी किसमें? लिक्विड में। किसमें? लिक्विड, द्रव में। किसमें? द्रव में, सॉरी, द्रव में, लिक्विड में। द्रव से ज्यादा स्पीड होगी किसमें? गैस में। किसमें होगी? गैस में। और गैस से ज्यादा या सबसे ज्यादा हम बोल सकते हैं किसमें होगी? निर्वात में होगी, वैक्यूम में होगी। किसमें होगी? वैक्यूम में होगी। किसमें होगी? वैक्यूम में होगी। किसमें होगी? वैक्यूम में, है ना। तो ये प्रकाश की चाल बढ़ते हुए क्रम में है कि सबसे कम किसमें? सबसे कम ठोस में, उससे ज्यादा द्रव में, उससे ज्यादा गैस में, और सबसे ज्यादा किसमें? निर्वात में। जल्दी से इसको नोट करें और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रकाश की चाल डिफरेंट मीडियम में कितनी होती है। जैसे हमें पता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी? निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि हमसे ये पूछ लिया जाए कि प्रकाश की चाल वाटर में मतलब कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो शायद हमें एक बार देखना पड़ेगा या फिर हमें किताब उठाने की आवश्यकता पड़ जाएगी, है ना। तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम इसको आगे लेकर चलते हैं। हमें यह देखना था कि प्रकाश की चाल निर्वात में तो हमें पता है कितनी है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मगर हमें यह जानना था कि प्रकाश की चाल वाटर में, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है ना। जल में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो एक फॉर्मूला लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। अगर आपको स्पीड निकालनी है लाइट की तो कैसे निकालेंगे? म्यू = c/v, ठीक है। म्यू = c/v। आप सभी को पता है कि ये म्यू क्या है? म्यू है आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, अपवर्तनांक। c अभी आपने जाना, c क्या है? c इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v क्या है? v इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। किस मीडियम में हमें उसकी स्पीड बतानी है ना। तो देखो, इन तीन में से 2 डाटा आपके पास पता है, एक डाटा आपको निकालना है, ठीक है। म्यू हमें बताना है कि प्रकाश की चाल किसमें बताना है? स्पीड, प्रकाश की चाल बताना है किसमें? जल में, है ना, वाटर में बताना है हमें। तो वाटर में देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है वाटर का? 1.33, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 4/3, ठीक है। तो म्यू = c/v। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें पता है कितना? 4/3, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, c का मतलब वैक्यूम, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v हमें बताना है, ठीक है। v मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब कि वाटर में, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 3 = 9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय
4। जब 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए जब प्रकाश आपका निर्वात वैक्यूम से वाटर में गया, जल में गया, तो प्रकाश की चाल कम हो गई। 3 से कितनी बची अब? 2.25, है ना। तो कभी भी प्रकाश रेयर से डेंसर में जाएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? उसकी स्पीड कम हो जाएगी, है ना। जल्दी से नोट करें। फिर हम एक मीडियम और देखते हैं और देखते हैं हम कि प्रकाश की चाल ग्लास में कितनी होगी। जल्दी से नोट करिए भाई। चलिए हम देखते हैं कि प्रकाश की चाल ग्लास में, कांच में, ठीक है, कांच मतलब कि ग्लास में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो हमारे पास फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, ठीक है। म्यू इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो कांच का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना? कांच का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5, ठीक है। सी हमें पता है प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अपॉन वी। वी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। तो हमें ग्लास में उसकी स्पीड बतानी है ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी? यहां से काम करते हैं, हम पॉइंट अलग कर देते हैं, अपॉन में 10 हो जाएगा। ये हो गया 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 3 से जब कैंसिल करेंगे 3 1 ज़ा 3 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये उसकी स्पीड हो जाएगी, किसकी? ये स्पीड हो जाएगी इस प्रकाश के लाइट की स्पीड हो जाएगी किसमें? ग्लास में। लाइट की स्पीड कितनी हो जाएगी? लाइट की स्पीड हो जाएगी ग्लास में कितनी? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें इसको। अच्छा यहां पर देखिए दोस्तों, मैंने आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताया है। वैक्यूम में कितना? 1, एयर में 1.0003, वाटर में 1.33 या 4/3, ग्लास में 1.5, डायमंड में 2.43। मगर इस पूरे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में मैंने कहीं पर भी उसकी यूनिट मेंशन नहीं करी है। मैंने उसकी यूनिट मेंशन नहीं करी है ना। क्यों नहीं करी है? क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वह यूनिट लेस क्वांटिटी है। कैसी है? यूनिट लेस क्वांटिटी है, मतलब इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है ना। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? यूनिट लेस क्वांटिटी, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। जल्दी से नोट करें इसको। चलिए अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं कि एग्जाम्पल्स कैसे आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पानी से भरी हुई बाल्टी की तली का ऊपर उठा हुआ दिखना किस घटना के कारण होता है ना। तो किस घटना के कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं हम, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं जो प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड है। पहला एग्जाम्पल लिखिए। पहला एग्जाम्पल हो गया तारों का टिमटिमाना। पहला एग्जाम्पल क्या है? तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए। दूसरा एग्जाम्पल पानी से भरी हुई बाल्टी, पानी से भरी हुई बाल्टी के तल का ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देना। पानी से भरी हुई बाल्टी की तली का ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देना। तीसरा एग्जाम्पल क्या होगा कि बीकर, पानी से भरे हुए बीकर में डूबे हुए सिक्के का वास्तविक गहराई से ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देना। पानी से भरे बीकर में डूबे सिक्के का वास्तविक गहराई से ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देना। और चौथा एग्जाम्पल
होगा कि पानी से भरी बाल्टी में या पानी से भरे बीकर में डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं, हर किसी ना किसी एग्जाम्पल्स में, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए गए हैं। ठीक है, ये चारों के चारों एग्जाम्पल आपसे पूछे हुए गए हैं। ठीक है, तो और जनरली अगर देखा जाए तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एग्जाम्पल से ही बनते हैं, चाहे वो प्रकाश का परावर्तन हो, अपवर्तन हो, या व्यतिकरण हो, विवर्तन हो, तो उनके एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो कोशिश ये करेंगे कि जो भी टॉपिक पढ़ें तो उसका एग्जाम्पल जरूर पढ़ेंगे, है ना, उसका एग्जाम्पल जरूर पढ़ेंगे। तो आपने देखे 4 जो एग्जाम्पल थे, मगर इसका कारण क्या है, ये जो सिक्का जो है, ये सिक्का जो है उठा हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, ये जो पानी में डूबी छड़ है वो मुड़ी हुई क्यों दिखाई दे रही है ना। तो ये चीज हम यहां पर देखते हैं और समझते हैं। एक बीकर लिया हमने और इस बीकर में हमने पानी भर दिया। क्या कर दिया हमने, इसमें हमने पानी भर दिया। ठीक है, क्या कर दिया हमने, पानी भर दिया, और इसमें एक हमने सिक्का रख दिया है। क्या रख दिया हमने, एक सिक्का रख दिया हमने, स्पीकर में हमने एक सिक्का रखा हुआ है। ठीक है, एक सिक्का रखा हुआ है। अब ये जो सिक्का है पानी से भरे हुए बीकर में, ये जो सिक्का जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये जो सिक्का है हमें कैसा दिखाई देगा, जो सिक्का है हमें इसकी वास्तविक गहराई से उठा हुआ दिखाई देगा। इसका कारण क्या है ये समझते हैं हम। देखिए, हमें बहुत अच्छे से पता है और पिछली क्लास में हमने डिस्कस भी कर चुका है कि हमें कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई कैसे देता है। कैसे दिखाई देता है, जब कोई भी प्रकाश उस वस्तु से टकराकर, कोई भी प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तो ही हमें क्या, वो वस्तु दिखाई देती है ना। कब दिखाई देती है वस्तु, जब प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचता है। ठीक है, तो जब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो सिक्का है, इससे जो प्रकाश आ रहा है, कुछ प्रकार इस प्रकार से प्रकाश आएगा। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, एक अभिलंब ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, और हमें पता है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब प्रकाश डेंसर से रेयर में जाता है, सघन से विरल में जाता है, तो प्रकाश दूर हटता है, अभिलंब से दूर हटता है। क्या होता है, अभिलंब से दूर हटता है। तो ये प्रकाश जो है वो अभिलंब से दूर हट रहा है, और अगर ये दूर हट रहा है तो ये तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, और जब इंटरसेक्ट करेगा नहीं तो ये तो हमें दिखाई भी नहीं देगा, और हम देख रहे हैं कि हमारी आंखों तक भी नहीं पहुंच रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं और जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, हमें ये सिक्का इसी स्थान पर दिखाई देता है। ठीक है, हमें यह सिक्का इसी स्थान पर दिखाई देता है। तो वास्तविक में देखा जाए तो सिक्के की गहराई ये थी, जिसे बोलते हैं हम वास्तविक गहराई, और अब हमें सिक्का कुछ उठा हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ उठा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे हम बोलते हैं आभासी गहराई। क्या बोलते हैं, आभासी गहराई। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये कारण समझ में आया होगा कि क्यों आपको सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, या फिर बाल्टी की तली आपको ऊपर की ओर दिखाई देती है, या कोई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है ना। उसका कारण क्या होता है कि ये जो प्रकाश है वो हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता, तो हम इसको पीछे की ओर बढ़ा देते हैं ना। इस कारण से ये सिक्का क्या होता है, आपको ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है ना। आई होप आपको आज की क्लासेस समझ में आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आप लोगों ने पिछली क्लासेस भी पूरी देख ली होंगी। यदि आप लोगों में से किसी ने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल में उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आप उस प्लेलिस्ट में जा कर के हर टॉपिक के, हर सब्जेक्ट के वीडियोस देख सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट और है
कि आप सभी प्रॉपर नोट्स बनाते चलें, है ना, नोट्स बनाते चलें ताकि ये कभी भी आपके काम में आएगा, है ना। और जो भी सजेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।